Welcome back to 9th classes and this is Naishri. First of all, good morning to all of you. आज यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं 24 अगस्त का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन है, 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आपसे ये है कि 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड की बात की जा रही है। इसमें आपके प्यारे भारत ने पदक तालिका जो आपकी जनरेट की जाती है उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है पदक तालिका में, आपको ये बताना है। तो इसमें भारत का स्थान जो रहा है वो तीसरा स्थान रहा है। सो सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड स्थान पर आपका भारत रहा है। आपको हेडिंग क्या करनी है, आपको यहाँ पर हेडिंग करना है 15वां अंतर्राष्ट्रीय, मैं इस तरीके से लिख दूँ अंतर्राष्ट्रीय खगोल, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड। ये आपकी हेडिंग रहेगी। आपको यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है। हमारा प्यारा भारत तो तीसरे स्थान पर रहा है, तो कोई ना कोई तो पहले स्थान पर रहा होगा ना। तो आपको यही देखना है कि हमारा फर्स्ट स्थान पर ये जो आपका 15वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड है, इसमें फर्स्ट स्थान पर हमारा ईरान रहा है। कौन रहा है? ईरान, ठीक, ईरान रहा है। इन्होंने कुल आपके 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 5 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं और 5 गोल्ड मेडलों के साथ ये पहले स्थान पर रहे, ठीक। आपको दूसरा याद नहीं रखना है, अब आपको तीसरा याद रखना है कि थर्ड स्थान पर हमारा कौन रहा है? हमारा प्यारा भारत रहा है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के साथ एक और आपका जो है तीसरे स्थान पर रहा है। कौन रहा है? सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर जो है दोनों ही तीसरे स्थान पर रहे हैं इसमें। अब हम भारत की बात करें तो भारत ने भी कुल 5 मेडल जीते हैं। कितने? 5 मेडल जीते हैं, लेकिन इन्होंने 5 गोल्ड मेडल नहीं जीते बेटा। इन्होंने कितने जीते हैं? 5 मेडलों में से इन्होंने 3 तो हमारे गोल्ड जीते हैं और बाकी 2 हमारे क्या रजत पदक जीते हैं। तो 5 यहाँ पर आपके गोल्ड हैं और 5 आपके जो है टोटल थे, जिनमें से 3 तो गोल्ड थे और 2 हमारे क्या थे? रजत पदक थे, ठीक। रजत, रजत का मतलब होता है सिल्वर, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये आपका कहाँ पर बेसिकली आयोजित किया गया था, तो अगला पॉइंट ये आपको जानना है। इसी के नीचे आपको लिख लेना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मेरे पास यहीं पर अब जगह बची हुई है। तो ये आपको जानना होगा कि ये जो आपका 15वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड है, ये हमारा 21 अगस्त 2022 तक आपका 14 से 21 अगस्त तक आयोजित हुआ है। कहाँ पर? जॉर्जिया की कोटेसी में। कहाँ पर? जॉर्जिया की कोटेसी में। तो आपको लिखना है इनका आयोजन। तो इस तरीके से आयोजन करिएगा, फिर इस तरीके से कोलन लगाइएगा और आगे आपको लिखना है कहाँ पर? जॉर्जिया की, जॉर्जिया की कहाँ पर? कोटेसी में। कोटेसी लिखा हुआ है, ठीक। ये आप कुछ और चीज़ें याद रखना है, यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, उनको आप नोट कर लीजिएगा ठीक से। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आपके भारत का स्थान कौन सा रहा है। कहाँ पर? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कुल आपके जो देश थे वो आपके 146 थे, जिसमें से भारत का जो स्थान रहा है वो आपका 135 रहा है। 135वें स्थान पर हमारा प्यारा भारत रहा है, ठीक। पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है, वियना जो कि आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है, इसको ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। वियना, वियना क्या है? ये आपकी ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की राजधानी को ग्लोबल, यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कौन सी रिपोर्ट है। ग्लोबल लेवलिटी ठीक, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, इस इंडेक्स की बात की जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इनकी जो रिपोर्ट थी, इस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे
रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है। किसको? वियना को स्थान दिया गया है। ठीक, तो ये आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। अभी आपको इतनी चीज़ें समझ में आई। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जो विभिन्न मंत्रालय हैं आपके, उन मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाना है। तो उसके लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब आपको उस पोर्टल का नाम बताना है। तो वो पोर्टल है हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। कौन सा? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। आप इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। हेडिंग आपकी क्या रहेगी? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ये आपको हेडिंग करना है। फिर नीचे आपको पहला पॉइंट यही लिखना है कि केंद्र सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है। इस तरीके से लिखा जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका कि नागरिकों को सरकार द्वारा स्थापित जो विभिन्न पुरस्कार हैं, इनके लिए व्यक्ति और संगठनों को नामांकित करने की सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी। और इस पोर्टल से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सभी के सभी पुरस्कार हैं, जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होगी। तो देखिए, सिंपल सी भाषा में अब आपको मैं समझा देती हूँ, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका एक ऐसा पोर्टल है जिसमें आपके जो पुरस्कार हैं, जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार आपको दिए जाते हैं, जिन भी व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे हैं जो दिए जाते हैं हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को, तो उन पुरस्कारों को आपको अब जगह जगह से नहीं देखना होगा। अब आपको एक ही पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिस पोर्टल में सभी के सभी जो आपके पुरस्कार हैं, इनकी जानकारी आपको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी। अब आप समझ गए कि सभी की सभी जानकारी पुरस्कारों की, राष्ट्रीय पुरस्कारों की हमें एक ही पोर्टल पर मिल जाएगी। वो है हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ये आपके किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा कि केंद्र सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कार को एक मंच पर लाने के लिए ये आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब दूसरा पॉइंट आपको यह लिखना है कि इस पोर्टल से पहली बार सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। ठीक, उपलब्ध लिखा है, ये उपलब्ध होगी। ये आप लोगों को याद रखना है। अभी समझ में आया आप लोगों को इतनी चीज़ें। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 मिनट। क्वेश्चन है आपसे, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने डैश में अपने भुगतान समाधानों की स्वीकृति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए पे एक्सपर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो हैं, इन्होंने डैश के साथ अपने भुगतान समाधानों की स्वीकृति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए पे एक्सपर्ट के साथ, किसके साथ? पे एक्सपर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है यूनाइटेड किंगडम। किसने? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक, NPCI ने यूनाइटेड किंगडम में, कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम UK में अपने भुगतान समाधानों की स्वीकृति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए पे एक्सपर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। UPI का नाम सुना है आपने? UPI और रुपए दोनों ही हमारे NPCI की भुगतान प्रणाली हैं। आपने UPI यूज़ किया होगा। UPI और कौन सा? रुपए। ये दोनों ही हमारे क्या है? हमारे एक भुगतान प्रणाली है। किसकी? NPCI की भुगतान प्रणाली है। NPCI की भुगतान प्रणाली है। भुगतान प्रणाली का मतलब क्या होता है? पेमेंट सिस्टम। अब आपको समझ में आ गया। हिंदी में थोड़ा सा टफ लगता है हमें, तो आप याद रखिएगा ये दोनों ही हमारे पेमेंट सिस्टम है NPCI के। UPI और रुपए हमारे NPCI के जो है पेमेंट सिस्टम है। अगर हम बात करें NPCI की, NPCI,
तो एनपीसीआई का हेडक्वार्टर आपको खाली याद रखना है कहाँ पर है, तो एनपीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ बातें हम किसके बारे में कर लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको येलो वाला कलर दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा, लेकिन यहाँ पर अच्छा लगेगा आपको इसको देख के। यूनाइटेड किंगडम के बारे में आपको याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना होता है। किससे बना होता है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, कौन सा? उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। 1 मिनट में इसको हटा ही देती हूँ। अगर आपको ये कलर नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लैक ही चूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उत्तरी आयरलैंड और क्या? स्कॉटलैंड, वेल्स। ठीक, ये आपके किस में आते हैं? ये सभी यूनाइटेड किंगडम में ही आते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है, पूछा जाता है यूनाइटेड किंगडम आपका किस किस में आता है, तो यूनाइटेड किंगडम में आपके इंग्लैंड आते हैं, उत्तरी आयरलैंड आते हैं, स्कॉटलैंड आते हैं और वेल्स आते हैं। ठीक, आप लोगों ने शेक्सपियर का नाम सुना होगा, तो ये जो है आपका इंग्लैंड शेक्सपियर का ही जन्म स्थान है। इंग्लैंड किसका स्थान है? शेक्सपियर का जन्म स्थान होता है। आप लोगों को याद रखना है। इतनी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना है कि आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में राजेश वर्मा जी को आपका नियुक्त किया गया है। सो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। राजेश वर्मा जी हमारे 1980 बैच के IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी जी की जगह लेंगे। किसकी? कपिल देव त्रिपाठी की जगह लेंगे। अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी की, तो आप सभी को पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने हमारे 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति जी के रूप में शपथ ली थी। किसने? द्रौपदी मुर्मू जी ने 25 जुलाई को शपथ ली थी। मैंने आपको ये सभी चीज़ें बताई हुई हैं। कब? भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 15वें राष्ट्रपति के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं ये? हमारे 15वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट। क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में देश भर में 1000 हरित ऊर्जा उद्यम शुरू करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ भागीदारी की है? सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगस्त 2022 में देश भर में 1000 हरित ऊर्जा उद्यम शुरू करने के लिए आपकी सिडबी ने जो भागीदारी की है वो टीपी रिन्यूअल माइक्रो ग्रिड के साथ की है। किसके साथ? टीपी रिन्यूअल माइक्रो ग्रिड के साथ इन्होंने एक समझौता पर भागीदारी की है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी? सिडबी की। SIDVI। पहले तो सिडबी का आपको नाम पता होना चाहिए। सिडबी का नाम क्या है? सिडबी का नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला सिडबी के बारे में आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिडबी है ना हमारे, ये बेसिकली भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय हैं इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इनकी स्थापना कब की गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिडबी की जो स्थापना है वो की गई थी 2 अप्रैल को 1990 में। 2 अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी 1990 में। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो आपके लखनऊ में। कहाँ पर है? तो लखनऊ आप लोगों को याद रखना है। अध्यक्ष और MD यहाँ के कौन है? तो अध्यक्ष आपको याद रखना है और MD कौन है? MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, शिव
सुब्रमण्यम रमन। अगर आप लोग करंट से डेली टच में होंगे, पढ़ते होंगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो कई बार मैंने जिक्र किया है सिडबी का, तो आपको अब तक याद हो गया होगा। ठीक है, सुब्रमण्यम रमन जो है यहाँ के क्या हैं, बेसिकली अध्यक्ष और एमडी हैं। आपका जो सिडबी है वो भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनी के समग्र लाइसेंस और जो आपके विनियमन होते हैं, इनके शीर्ष नियामक निकाय होते हैं। तो आपको सिडबी के बारे में जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको याद रखना है। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई। मूव करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 मिनट। क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना जहाज़ द्वारा अपनी तरह के पहले समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। आपको उस भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताना है जिसने अपनी तरह की फर्स्ट समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है। आंसर विल बी INS कर्ण। कर्ण नहीं है ये, ठीक है, कर्ण है, INS कर्ण इस तरीके से लिखा जाता है, INS कर्ण। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, किसकी, भारतीय नौसेना की। हालांकि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, बस आपको सुनना है खाली। अगर नहीं आपने कभी देखा है, सुना है, तो एक बार लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, तो इनकी स्थापना कब की गई थी। स्थापना जो आपकी की गई थी 26 जनवरी 1950 को की गई थी। कब, 26 जनवरी 1950 को की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में है। यहाँ के आपको कमांडर इन चीफ कौन है, तो आपके जो वर्तमान में राष्ट्रपति जी होंगे वही कमांडर इन चीफ होते हैं। तो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक, कमांडर इन चीफ कौन है, द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक, ये आपको याद रखना है, मुर्मू इस तरीके से लिखा जाता है। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में जो है देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। इसको देवाशीष मोहंती। आपकी हेडिंग क्या होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक कौन है, देवाशीष मोहंती, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की स्थापना कब की गई थी। तो इनकी स्थापना जो की गई थी वो आपकी 1981 में की गई थी। और यहाँ के संस्थापक निदेशक कौन है, तो JP तलवार हैं। कौन है, GP तलवार, संस्थापक निदेशक GP तलवार। अगर आप नहीं भी याद रखते हैं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। खाली इतना याद रखना है कि भाई इनके निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ये याद नहीं रखना इनकी स्थापना कब हुई थी, लेकिन मुझे बताना पड़ता है क्योंकि ये हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, तो आपको बस नज़र में रखना है। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कि भारत और किसने 22 अगस्त 2022 को दोनों देशों के बीच में नाविकों की आवाजाही का मतलब समझ रहे हैं ना आप, आना जाना, आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत और ईरान ने, किसने, भारत ने और ईरान ने दोनों देशों के बीच में नाविकों की आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान को हम लोग फारस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फारस। सुना होगा आप लोगों ने फारस। ये हमारा पश्चिमी एशिया का एक देश है। कहाँ का है, पश्चिमी एशिया का एक देश है। जब आप पश्चिमी एशिया का मैप देखेंगे, एशिया का मैप देखिएगा, तो पश्चिम एशिया में देखिएगा तो आपको ये दिख जाएगा ईरान। अगर हम बात करें ईरान की कैपिटल की, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। क्या है, तेहरान है। तो यहाँ की कैपिटल याद रखना है। मुद्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा जो है वो ईरानी रियाल है। क्या है, ईरानी रियाल, ईरानी रियाल। ठीक, यहाँ के राष्ट्रपति जी इब्राहिम रईसी हैं। इतना याद नहीं रखना है, खाली इतना ही याद रखना है बस। भाषा इनकी याद रख लेंगे तो और अच्छी बात है। यहाँ की भाषा क्या है, फारसी। क्या है, फारसी। और हाल ही में आपके जो सोनेवाल जी हैं वो चाबहार बंदरगाह के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ईरान की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका उज्बेकिस्तान, कौन, उज्बेकिस्तान आपका शंघाई सहयोग संगठन, जिसे आप SCO कहते हैं, शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं।
एससीओ के बारे में हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में, एससीओ के बारे में। सबसे पहला तो आपको याद रखना है, एससीओ में वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश कौन कौन है? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। आप चाहें तो इनकी ट्रिक बना लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, किर्गिस्तान, पाकिस्तान। अभी तान तान के चक्कर में कहीं आप लोग यहाँ पर अफगानिस्तान मत कर देना बस। ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक, ये आपके 8 देश रहे। एक बार मैं काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 देश हैं। इनकी स्थापना आप लोगों को याद रखना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको याद रखना है कि इनकी स्थापना कब की गई थी। तो एससीओ की जो स्थापना है वो 15 जून को की गई थी। कब? 15 जून 2001 में की गई थी। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इवन डेट भी, अगर हम बात करें भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन होता है। तो पूछा जा सकता है आपसे, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भौगोलिक लिखा है। ठीक है, मैं पेन थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ, अभी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। भौगोलिक क्षेत्र अभी दिख रहा है सही से, और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का, यहाँ पर वर्ल्ड की बात की जा रही है, ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की कितनी आबादी को कवर करता है। तो ये वर्ल्ड की आपकी 40% आबादी को कवर करता है। यूरेशिया की तो 60%। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम यूरेशिया की बात करें तो यूरेशिया की लगभग 60% को, और आपकी दुनिया की 40% को, दुनिया की 40% आबादी को, और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की 30% से अधिक को कवर करता है। आपको यही याद रखना है, यूरेशिया की 60% और आपकी दुनिया के 40% आबादी को यह कवर करता है। ठीक, और यहाँ इनका सबसे नया जो सदस्य बना है वो कौन बना है? तो ईरान को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक, अगर हम बात करें एससीओ का हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर मैं यहीं पर लिख दूँ HQ, यानी कि हेडक्वार्टर। तो इनके हेडक्वार्टर हैं बीजिंग, चीन में। कहाँ पर है? बीजिंग कहाँ पर है? तो ये चीन में है। आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। एक फैक्ट आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ जो आपको याद रखना है, वो ये है कि केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शन जरदोस ने 22 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। ये आप याद रख लीजिएगा। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री कौन? दर्शन जरदोस ने 22 अगस्त 2022 को न्यू दिल्ली में, ND यानी कि न्यू दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। ठीक, तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर आपकी तरफ से बनता है। थैंक यू सो मच।